नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम टेस्ट 2 देखेंगे जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके मध्य प्रदेश जेल पहरी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है इसी टाइप का रहेगा, तो उसी तरह के हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके। हमारा जो एग्ज़ाम में टारगेट रहेगा कि आप मैथ्स में 20 में से 20 क्वेश्चन जो है वो सही करें, और पूरे मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो आप सही करके 20 में से 20 मार्क्स लाएं। ओके। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से छोटी भिन्न पूछी गई है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। पिछले वीडियो में मैंने मेथड बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो आप, कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके। तो देखिए यहाँ पर 8/15 है, 14/13 है, सॉरी 33 है, और 7/13 है, और 11/13 है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को कंपैरिजन कर लो कि इसमें छोटी कौन सी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 जो है वो सब दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो इससे हमें आसानी होगी कि कोई भी संख्या हो ऊपर, लेकिन एक ही संख्या से अगर डिवाइड हो रहा है दोनों संख्या में, तो जो बड़ी संख्या है जाहिर सी बात है वो बड़ी होगी। यानी यहाँ पर ये 11 है, तो ये वाली भिन्न जो है वो इससे बड़ी होगी। तो यहाँ पर छोटी तो ये वाली हो गई। 7/13 जो है इसमें छोटी होगी, तो यहाँ से हमें ये पता पड़ गया कि इसमें एक भिन्न जो है वो छोटी है, जो कि 7/13 है। तो ये हमारी कट गई। ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 33 का इसमें करूंगा और 15 का इसमें करूंगा। तो जो हमें बड़ी मिलेगी वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो छोटी संख्या मिलेगी वो हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। फिर जो छोटी मिलेगी तो उसमें हम 7/13, और जो छोटी मिलेगी यहाँ से उसमें हम कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8×3 = 24 की 4 हाथ से लगा 2, 24 और 2 26, ये मिली। और यहाँ से 15×4 = 60, 6, 15, 6 21। अब यहाँ से देखिए 264 ये बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो यहाँ से हमारी बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, और ये वाली छोटी हो गई। तो 14/33 इसमें छोटी निकली हमारी, और हमें छोटी भिन्न निकालनी है। तो 14/33 और 7/13, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे अब हम। तो यहाँ से देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये तो 21 हो जाएगा, और जाहिर सी बात है ये तो बड़ी होगी। 13 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बड़ी संख्या ही आएगी ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से ये वाली जो भिन्न है, अच्छा यहाँ पे 33 है, ये 3 लिख गया है, 33 है ये कोई 14/33। तो यहाँ से देखिए 7×3 = 21, 2 21, 22 23। तो यहाँ से 231 ये आ गया। अब हमें यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13×3 = 39, 13×4 = 52, और 13 और 5 = 18। तो ये हो गया हमारा 182, और ये 231 है। तो ये वाली छोटी है। तो यहाँ से हमें पता क्या पड़ा कि जो 14/33 है ये वाली छोटी भिन्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। वैसे अगर आप करोगे 15 का डिवाइड 8 में करोगे, 33 का डिवाइड 14 में करोगे, तो आपका पॉइंटों में आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर भी नहीं मिलेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको पॉइंटों में। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला दो दो जो नंबर भिन्न लेके नहीं कंपैरिजन किया करो, तो आसानी से आपका एग्जैक्ट जो है वो सही नंबर मिलेगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है। मैंने माना कि संख्या जो है वो विषम x है, ये वाली विषम संख्या है। अब ध्यान रहे कि विषम संख्या यहाँ पर बोला गया है कि क्रमागत होनी चाहिए। अगर मैं इसमें x+1 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, यानी इवन नंबर हो जाएगी, ये सम संख्या हो जाएगी। क्योंकि किसी भी विषम संख्या में अगर आप एक जोड़ते हो तो वो सम संख्या बन जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर विषम संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें 2 जोड़ दूंगा। यानी किसी भी विषम संख्या में अगर आप सम संख्या जोड़ते हो तो विषम संख्या ही रहती है। तो 2 जोड़ दी यहाँ पर। इसी तरीके से मैं x+4 कर दूंगा, तो ये भी विषम संख्या होगी। 3 ही कहा गया है तो 3 हमने संख्या ले ली। इन सभी का योग जो है वो कितना है, 147 है। ये तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से 6 मैं इधर कर दूंगा माइनस,
क्योंकि यहाँ से देखिए आप x+2 और x+4 करोगे बराबर करोगे 146 के। ऐसे ही तो कहा गया कि तीनों विषम संख्याओं का योग जो है वो 147 के बराबर है। तो यहाँ से 3x+6 = 147, तो ये 6 इधर जाएगा, तो ये 141 ये हो जाएगा। यानी 141 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 3 का। तो 141 में जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, 3 7 21, यानी 47 आ जाएगा। अब हमें पूछी गई है बीच वाली संख्या। तो पहली हमने x मानी थी, दूसरी x+2, तीसरी x+4। तो बीच वाली हमारी क्या हो गई? x+2 हो गई। तो यहाँ से x का मान तो 47 आ गया, 2 और जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 49। तो 49 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 = 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा? अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए आप। इसमें मैं ना तो आपको कोई फार्मूला बता रहा हूँ कि फार्मूला से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। देखिए आप खुद सोचिए कि 3 घंटे में कोई जो है वो 10 = 5 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 50 = 51/5 लिख सकता हूँ। बिल्कुल। तो 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर जो है कोई दूरी चल रहा है। तो 1 घंटे में कितनी चल लेगा? 51/5 × 3, तो 3 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ से इस तरफ पहुंच जाएगा। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है ये? 51/15। अब आप आगे बोला गया है कि वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में भाई इतनी दूरी चल कर रहा है, तो 5 घंटे में कितना कर लेगा? 5 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 5 × 15 और 3 × 1 3 और 3 × 7 21, तो 17 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा ये। तो 5 घंटे में 17 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिए, नाव के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको थोड़े समझने पड़ेंगे अगर आपने पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जब भी कोई धारा है, अगर धारा की दिशा में नाव चल रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मान लो इधर धारा है तो इधर ही जो है वो नाव चल रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर धारा मान लो इधर की है और नाव इधर से जा रही है तो धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी दोनों का जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए, बोट को मैं बी से और धारा को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बोट विपरीत दिशा में है तो माइनस कर दिया जाएगा स्ट्रीम यानी धारा की जो स्पीड है वो कितना? 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो कितनी स्पीड हो जाएगी? तो 40/8 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इसी तरीके से धारा के दिशा में किया जाए तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर चल रही है, तो 6 मीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड आ जाएगी। और हमें शांत जल में निकालना है, यानी जो शांत जल में कहा गया है मतलब बोट की जो स्पीड है वो निकालनी है हमें। अगर धारा की कोई चल ही नहीं रहा, बिल्कुल शांत है, तो जाहिर सी बात है जो बोट की स्पीड होगी वही तो एग्जैक्ट बनेगी। तो बस हमें वही निकालना। देखिए पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा ये बन गया। इसको माइनस कर देते हैं तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 2b ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11। तो 2b = 11, तो b = कितना आ जाएगा? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी बोट की स्पीड कितनी आ गई? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ए यहाँ पर दिया हुआ है और बी यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों का योग पूछा गया है। और यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो समानांतर है। ठीक है, ठीक है, समानांतर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से एक और समानांतर रेखा खींच दूँ, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसमें से बीच में से समानांतर रेखा खींच दूं, तो यहाँ से देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा।
ये वाला एंगल है तो ये वाले एंगल के बराबर होगा। ये जो है वो रूल होता है जब भी कोई समानांतर रेखाएं होती हैं तो इनको जो कट करती है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ये पूरी स्ट्रेट लाइन ही तो जा रही है, ये वाली, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये टोटल एंगल तो 45 है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो हमें जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ोगे तो 45 के बराबर ही तो आएगा। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समपूरक कोण 2:3 के जो है वो अनुपात में है तो कोण कितनी डिग्री के होंगे। तो समपूरक कोण होते क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से मैंने ये कट किया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो रहेंगे वो समपूरक कोण रहेंगे। ठीक है, ए और बी, तो ये समपूरक कोण रहते हैं, याद रखना है आपको। अब समपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल है, तो समपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, टोटल 180 होगा कि नहीं होगा। तो बस अब यहाँ पर ये रेशियो दे दिया जाए, तो मैंने मान लिया कि 2x और 3x ये जो है वो समपूरक कोण है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5×3 = 15 और 5×6 = 30, यानी 36 आ गई। तो अब हम निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू हमें पता पड़ गई, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी, और 3x की कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। तो हमारे एंगल कितने निकले, 72 और 108। अब हम देख लेते हैं, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा 72 और 108। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। संपूरक कोणों का योग जो है वो 180 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः जो है वो कितनी दी हुई है, 40 मीटर और 12 मीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये कहा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आयत कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। एल से जो है वो लंबाई को डिनोट कर रहा हूँ और जो चौड़ाई है वो बी से डिनोट कर रहा हूँ, यानी बिट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आयत का परिमाप क्या होता है कि जो चारों जो भुजाएं हैं उनका योग होता है परिमाप। ये वाली और ये वाली और ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली इसके बराबर होती है, तभी आयत बनता है। तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 2l ये हो गया, 2b ये हो गया, यानी 2 कॉमन आ जाएगा तो l प्लस बी हो जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। तो l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे उधर, तो l प्लस बी बराबर 20 मीटर हो गया। और लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 12 मीटर। तो यहाँ से हमें चौड़ाई पता पड़ जाएगी कितनी है, क्योंकि l हमें पता है, तो l को मान यहाँ पर रख दूंगा मैं 12, और इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा। तो हमें पता पड़ेगी कि b जो है वो 8 है, यानी चौड़ाई जो है वो 8 है। तो हमें निकालना क्या था, इसमें चौड़ाई निकालनी थी बस। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो 12 से 8 में मल्टीप्लाई करते थे, तो जो भी हमारा आंसर आता वो हमारा क्षेत्रफल निकल आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400√3 वर्ग मीटर, तो इसका परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली और ये वाली तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज की, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब भी आप क्षेत्रमिति के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो सीधे सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड रहते हैं। तो आप चार्ट बनाकर एक दीवार पे चिपका दीजिएगा, डेली रिवाइज करो, आपको याद हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 × a²। ठीक है, ये जो है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ हमें 400√3, तो बस हम इसके बराबर कर देंगे। √3/4 × a² बराबर 400√3। तो यहाँ से देखिए √3 ये कट जाएगा, 4 इधर पहुँचेगा, तो a² बराबर 400 × 4। तो यहाँ से ये स्क्वायर है तो रूट लेना पड़ेगा हमें इसका। तो देखिए 4 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, ये कितना बचा 100। 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है, तो 10, यानी a बराबर हमारी आ गई भुजा 40। तो भुजा तो हमारी आ गई 40। अब परिमाप मैंने अभी जस्ट बताया था
कि किसी भी कोई भी आपको एरिया दिया हो ना, तो उसकी जो भुजाएं होती हैं ना, वही जो है पूरा एरिया हो, वो परिमाप होता है उसका। यानी यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 1 2 3, तो तीनों का योग करना पड़ेगा हमें। यानी ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि साधारण ब्याज जो दिया हुआ है वो 1,080 है, हमारी राशि यानी प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3,000, और रेट दी हुई है, दर दी हुई है हमारी 12%। तो इसमें कहा गया है कि अगर मैं 3,000 रुपये को किसी को 12% के ब्याज दर पे देता हूँ, तो मुझे जो है वो 1,080 रुपये चाहिए। अब 1,080 रुपये कितने वर्षों में होंगे वो हमें निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट यानी दर अपॉन 100। तो बस देखिए सिंपल इंटरेस्ट पता है हमें कितना है 1,080, प्रिंसिपल हमें पता है 3,000 है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, सीधा सीधा अब रखूँगा 1,080 इक्वल टू 3,000, रेट दी हुई है 12, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो यहाँ से देखिए ये से कट जाएगा, 1 0 से ये कट गया, और 12 नंबर 108 ये हो गया, और 3 से फिर कट जाएगा 3 बार। तो टाइम हमारा कितना निकला 3 वर्ष। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहे हैं, और बी और सी दोनों साथ कर रहे हैं तो 8 दिन लग रहे हैं, और सी और ए कर रहा है तो 6 दिन लग रहे हैं। तो टोटल वर्क हमें निकालना है, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 3 24, बी सी की कितनी हो जाएगी, अच्छा 12 दूना 24, 8 3 24 और 6 चौक 24, यानी ये वाला ही 2 हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी आ गई। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 2 3 और 4 को, तो 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आएगा। पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि ये जो है वो 9 जो है वो डबल बार जुड़ी है। यानी देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ये डबल बार जुड़ गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आधी करनी पड़ेगी। यानी आप सोचिए कि 2a प्लस बी प्लस सी हो गया है, जिसकी एफिशिएंसी 9 है, लेकिन ए बी सी की हमें निकालनी है। तो 2 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4.2 चौक 8, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी की एफिशिएंसी हमें मिल गई कि भाई 4.5 है, 4.5 है। ठीक है, अब हमें निकालना किसकी है, बी की अकेली निकालनी है, क्योंकि हमारा टोटल वर्क जो था वो कितना था 24 था। और अब हमें किसकी निकालनी है, बी की अकेली। अब बी की अकेली कैसे निकालेंगे, तो हमें ए और सी की एफिशिएंसी घटानी पड़ेगी, तब हमें जो है वो बी की एफिशिएंसी निकलेगी। अब ए और सी की एफिशिएंसी कितनी निकली थी हमें, अगर आप थोड़ा वीडियो पीछे करके देखोगे तो ए और सी की हमें मिलेगी, देखिए 24 6 चौको 24, यानी 4 मिली थी हमें। ठीक है, तो ए और सी की एफिशिएंसी मिली थी हमें 4, तो मैं इसमें से 4 घटा देता हूँ तो कितना बचेगा, ये 0.5 बचेगा, जो कि बी की एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ से देखिए बी इक्वल टू आ जाएगा 0.5, यानी ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 0.5 मतलब आधा ही तो होता है। अब हमें बी की एफिशिएंसी पता पड़ गई। अब हम आसानी से निकाल सकते हो कि कितना टाइम, टोटल वर्क जो है हमारा कितना था 24, और एफिशिएंसी आधी है, तो बस टोटल वर्क में आधे का डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 24 इंटू 2 यानी 48। तो 48 जो है वो डेज लगेंगे, यानी 48 दिन लगेंगे बी को अकेला काम करने में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।